Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Physics Class 10 Federal Board Chapter number 15 Electromagnetism Review Questions. Question number 15.1 है जी, demonstrate by experiment that magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्या है? टेक स्ट्रेट कंडक्टर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड. हमने क्या करना है, स्ट्रेट कोई कंडक्टर वायर ले लेनी है और उसको वर्टिकली पास करना है थ्रू द कार्डबोर्ड. नाउ कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी सो दैट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फिर हमने क्या करना है, जो टर्मिनल है वायर्स के उनको बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है और हमने ऐसे अटैच करना है कि जो करंट है वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करे. द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. और जो लाइंस ऑफ फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की जो अराउंड द वायर प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगी? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल होंगी. If we place compass needle at different points in the region of magnetic field, it will align along the direction of magnetic field. और अगर हम कंपास को at different points in a region of magnetic field जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो कंपास की नीडल है वो in the direction of magnetic field align हो जाएगी. Also, if we sprinkle some iron filling on cardboard around the wire, they will align themselves in concentric circle in the clockwise direction. और अगर हम आयरन के छोटे छोटे पीसेज जो है वो कार्डबोर्ड के ऊपर थ्रो कर दें तो क्या होगा, वो जो पीसेज हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल और इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज अपने आप को अरेंज कर लेंगे. If we reverse the direction of current by reversing the terminal of battery, the compass needle also reverses its direction. और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो कंपास की नीडल होगी वो भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल अलाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगी. The magnetic field produced is stronger near the center of current carrying conductor and weaker further away from it. और जो magnetic field produced होंगे वो at the center of current carrying conductor क्या होंगी? stronger होंगी as compared to the further away from it. The direction of magnetic field is governed by the direction of current flowing through the conductor. The rule is known as right hand grip rule. और जो direction है magnetic field की वो किस चीज से गवर्न होगी? by the direction of current flowing through the conductor. और इस रूल को हम कहते हैं right hand grip rule. Now question number 15.2 है जी, state and explain the rule by which the direction of lines of force of magnetic field around a current carrying conductor can be determined. जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15.1 के अंदर डिस्कस किया है कि जो डायरेक्शन है लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वो डिस्क्राइब होंगी बाय राइट हैंड ग्रिप रूल. द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ force of magnetic field around a current carrying conductor can be determined by right hand grip rule, which states grasp a wire with your right hand such that the thumb points in the direction of current and the direction of curling finger gives the direction of magnetic lines. हमने क्या करना है, राइट हैंड में जो वायर है उसको ग्रैस्प कर लेना. फिर हमने क्या करना है, जो थंब है उसको इन द पॉइंट ऑफ करंट जो है वो हमने डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन के अंदर हमने थंब को पॉइंट कर देना है. और फिर जो हमारी कर्लिंग फिंगर है इन द डायरेक्शन, वो क्या जो डायरेक्शन है कर्लिंग फिंगर की वो हमें देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस. अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा राइट हैंड है, हमने वायर को ग्रैस्प कर लिया, करंट जो है वो अपवर्ड जा रहा है तो हमने थंब को जो है वो अपवर्ड अलाइन कर लिया और जो हमारी कर्लिंग फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी. Now question number 15.3. You are given an unmarked magnetized steel bar and bar magnet. Its north and south ends are marked and end as respectively. Said how would you determine the polarity at each end of the unmarked bar? हमें कोई अनमार्क मैग्नेटाइज स्टील बार दिया हुआ और बार मैग्नेट दिया हुआ है, जिस बार मैग्नेट के ऊपर मेंशन है कि इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, जबकि जो मैग्नेटाइज स्टील बार है वो अनमार्क्ड है. तो हमने बताना है कि हम कैसे जो है वो पोलैरिटी जो है अनमार्क्ड बार की वो फाइंड करेंगे. हमने क्या करना है, ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ स्टील बार. इफ मैग्नेट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टील बार, दिस एंड ऑफ स्टील बार इज साउथ पोल.
as two opposite pole attract each other. हमने क्या करना है, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको करीब लाना है टुवर्ड्स द स्टील बार, और अगर तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है स्टील बार को, या स्टील बार अगर मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है तो वो वाला जो एंड होगा स्टील बार का वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। वो साउथ पोल हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। However, if magnet is repelled away from the ends of steel bar, this end of steel bar is north pole। और अगर जो है मैग्नेट वो रिपेल करता है स्टील बार को, तो जो वो एंड होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो दो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब हमें नॉर्थ या साउथ पोल का एक का पता लग गया तो एंड पोलैरिटी ऑफ द अदर एंड कैन इजीली बी फाउंड। जब हमें एक पोल का पता चल गया तो जो उसके अपोजिट होगा वो, अगर तो हमें साउथ पोल का पता चल गया तो उसके अपोजिट नॉर्थ पोल होगा, और अगर हमें नॉर्थ पोल का पता चल गया तो उसके अपोजिट साउथ पोल होगा। Now question 15.4 है जी, when a straight current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. State the rule by which the direction of this force can be found out. जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। अब हमने रूल बताना है जिस रूल की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। The direction of force on straight current carrying conductor placed in magnetic field can be found by Fleming's left hand rule। जो हम डायरेक्शन है फोर्स की वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने लेफ्ट हैंड के जो थंब है, फोरफिंगर और मिडल फिंगर है, उनको स्ट्रेच करना है, और ऐसे स्ट्रेच करने के वो जो तीनों हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। If the forefinger points in the direction of magnetic field, और जो फोर फिंगर है अगर वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है तो मिडिल फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को जो हमने वो स्ट्रेच कर लिया है, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब थंब यहाँ पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारी फोर फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो होता है वो होता है FBI रूल। एफ का क्या मतलब है, फोर्स। थंब के ऊपर F फोर्स, फोर फिंगर के ऊपर फील्ड यानी कि B, और मिडिल फिंगर के ऊपर करंट यानी कि I। Now question 15.5 है, state that the current carrying coil in a magnetic field experiences a torque। जो करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ये हमने बताना है। If we place a current carrying coil in an external magnetic field, the coil will experience a torque due to magnetic field। अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर दें तो कॉइल क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। The magnitude of this torque is proportional to the current in the coil, the area of coil, magnitude of magnetic field, and the sign of the angle between the magnetic field and the normal to the plane of coil। और जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट है कॉइल के अंदर, एरिया ऑफ कॉइल क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जो एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल उसका जो साइन है वो, इन सब के जो प्रोपोर्शनल है वो टॉर्क होगा। एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। Consider a rectangular coil of wire lying perpendicular to the field placed between the two poles of permanent magnet। हमने क्या करना है, कंसिडर कर ली कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि परपेंडिकुलर पड़ी हुई टू द फील्ड placed between the two poles of permanent magnet। Now if the ends of coil are connected with the positive and negative terminal of the battery, और अगर हमने जो एंड्स ऑफ कॉइल है उनको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, करंट वुड स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो करंट क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना थ्रू द कॉइल। द करंट पासिंग थ्रू द लूप एंटर्स फ्रॉम वन एंड एंड लीव्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ लूप। जो करंट होगा वो एक साइड से एंटर होगा लूप के, दूसरी साइड से जो वो लीव करेगा। Now applying Fleming left-hand rules to each side of coil, we can see that the force will act in upward direction at one side of the loop and force will act in downward direction at other side of loop।
तो जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स जो हमारी अपवर्ड लग रही है और दूसरी डायरेक्शन के ऊपर जो है वो फोर्स हमारी डाउनवर्ड लग रही है. इट इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द टू साइड्स ऑफ कॉइल फेसिंग द टू पोल इज एट राइट एंगल टू द फील्ड बट अपोजिट टू ईच अदर. ये किस वजह से कि जो हमारा करंट है कॉइल के अंदर वो राइट एंगल है टू द फील्ड बट जो उनकी डायरेक्शन है वो एक साइड पे और है और दूसरी साइड पे उसके अपोजिट है. द टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म्स अ कपल. और जब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग हो तो वो क्या करते हैं, फॉर्म्स करते हैं कपल को. द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस कपल रोटेट्स द लूप. और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ कपल वो क्या करेगा, जो हमारी लूप है उसको रोटेट कर देगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ लूप. और जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का जो लूप के ऊपर एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट जो है वो लूप से पास कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन 15.6 है जी, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. मोटर क्या है जी, अ मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में वो क्या है, मोटर है. डीसी मोटर क्या है, द डीसी मोटर इज द मोटर व्हिच कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट इनटू द मैकेनिकल वर्क. और ऐसी मोटर जो कि डायरेक्ट करंट को इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर करे वो क्या है, डीसी मोटर है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी, it works on the principle of Lorentz law, which states that the current carrying conductor placed in magnetic and electric field experiences a force. जो वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर का उसके जो लॉ है वो क्या है, लॉरेंस लॉ है. लॉरेंस लॉ क्या कहता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. The basic working principle of a DC motor is that whenever current carrying conductor placed in magnetic field, it experiences a mechanical force. जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड या रीजन में प्लेस कर देंगे तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. नाउ क्वेश्चन 15.7 है, describe a simple experiment to demonstrate that a changing magnetic field can induce EMF in a circuit. हमने सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये बताना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगी. Take a rectangular loop of wire and connect its two ends with a galvanometer. Now hold the wire stationary or move it parallel to magnetic field of a strong U-shaped magnet. हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर को लिया और हमने उसको कनेक्ट कर दिया है विद गैल्वेनोमीटर. फिर हमने क्या किया, जो वायर है उसको हमने स्टेशनरी प्लेस कर लिया, या अगर हम उसको पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर मूव कराएं या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराएं तो क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है हमारा जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा एंड हेंस देयर इज नो करंट, जबकि वहाँ पे कोई करंट भी नहीं है. Now move wire downward through the field. Current is induced in one direction as shown by the deflection of galvanometer. और जब हम वायर को डाउनवर्ड लाएंगे तो करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा और जो करंट है इंड्यूस्ड हुआ है वो किससे पता चलेगा, जो हमारे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. Now move wire upward through the field. Current is induced in the opposite direction as shown by the deflection of galvanometer. और अगर हम वायर को अपवर्ड लाएंगे तो करंट इंड्यूस होगा लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो प्रीवियस से अपोजिट होगी और वो भी by the deflection of galvanometer हमें शो होगा. It implies that electric current is generated in the wire only when the wire cuts the magnetic field line. इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर के अंदर तभी जनरेट होता है जब वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे. दिस इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट. और ये करंट जो है वो किससे जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से. Faraday found that to generate current either the conductor must move through a magnetic field or magnetic field must pass through the conductor. Faraday ने क्या मालूम किया कि अगर हमने करंट को जनरेट करना है तो हमें क्या करना है, या तो कंडक्टर को थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाना है या मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने कंडक्टर से पास करवाना है. तो इससे जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन अ वायर ओनली व्हेन द वायर कट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर के अंदर तभी जनरेट होगा जब
वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी। दिस इंड्यूस करंट इज जनरेटेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। और जो हमारा करंट है वो किस वजह से जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। नाउ क्वेश्चन 15.8, what are the factors which affect the magnitude of EMF induced in a circuit by changing magnetic field? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को अफेक्ट करेंगे by changing in magnetic field? Speed of relative motion of coil and magnet. Increasing the speed of relative motion between the coil and magnet. If the same coil of wire passed through the same magnetic field but its speed or velocity is increased, the wire will cut the lines of flux at a faster rate, so more induced EMF will be produced. अगर हम जो है वो जो हमारा relative motion है between coil और magnet उसकी जो speed है वो increase कर देंगे तो क्या होगा? हमारे जो induced EMF हो वो जल्दी produced होगा. Number of turns on coil. The induced EMF in a coil is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux times the number of turns in the coil. जो हमारा EMF induced हुआ है वो proportional है to the rate of change of magnetic flux. और यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हमने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है. इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज विद मैग्नेटिक फील्ड. और इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन है. सो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड आल्सो इंक्रीजेस. तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल को इंक्रीज करेंगे जो हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. नंबर 3 is increasing the strength of magnetic field. If the same coil of wire is moved at the same speed through a stronger magnetic field, अगर जो हमारे पास same coil of wire अगर हम उसको move करवाएं at the same speed through a stronger magnetic field तो क्या होगा? There will be more EMF produced because there are more lines of force to cut. जो हमारे पास line of forces होंगे वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे और जो हमारे coil of wire उसको ग्रेटर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को कट करना पड़ेगा तो जिसकी वजह से हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगी. Number 4 is the length of conductor. As length of conductor increases, the area increases, and as area increases, electric flux increases, and as flux increases, the magnitude of the EMF induced increases. जब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? एरिया हमारा बढ़ेगा और जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो भी बढ़ जाएगा. Question 15.9. Describe the direction of induced EMF in a circuit. How does this phenomenon relate to the conservation of energy? Lenz's law. Lenz's law states that the direction of an EMF induced by changing magnetic field will be such that if it were to cause a current to flow in a conductor in an external circuit, then that current would generate a field that would oppose the change that created it. Lenz's law क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह से होगी कि जो हमारे पास चेंज प्रोड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगी. Then that current would generate a field that would oppose the change that created it. Conservation of energy. If we apply the law of conservation of energy to electromagnetic induction, we realize that electrical energy induced in a conductor appeared from kinetic energy of the moving magnet. अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो हमें ये पता चलेगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुई है वो कहाँ से? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग मैग्नेट से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली है. वी डू सम वर्क ऑन द मैग्नेट टू ब्रिंग इट क्लोज टू सॉलिनॉइड. हमने कुछ वर्क डन किया होता है मैग्नेट के ऊपर ताकि हम उसको सॉलिनॉइड के करीब लें. दिस वर्क देन कंसीक्वेंटली अपीयर एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टर. और जो वर्क डन है वो in the form of electrical energy appear हो जाता है. Thus mechanical energy of our hand used to pull the magnet towards or away from the coil results into electrical energy. तो हमारे जो हाथ की मैकेनिकल एनर्जी है जिससे हम मैग्नेट को अवे या टुवर्ड्स द कॉइल ला रहे हैं उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई. Hence Lenz's law is manifestation of the law of conservation of energy. Now question 15.10. Draw a labeled diagram to illustrate the structure and working of AC generator.
एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, दैट इज इट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, सो दैट वी कैन हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमारे पास क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करती है। देयर इज ऑल्सो अ कॉइल विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, दैट इज द आर्मेचर। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल होती है वो क्या होता है? आर्मेचर होते हैं एसी जनरेटर का। These coils are connected to the slip rings and attached to them are carbon brushes। और जो ये कॉइल्स होती है ये स्लिप रिंग से कनेक्ट होती है और उनके साथ जो कार्बन ब्रशेस अटैच्ड होते हैं। द स्लिप रिंग्स आर मेड ऑफ मेटल एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो स्लिप रिंग्स है वो मेटल के बने होते हैं और वो एक दूसरे से इंसुलेट किए गए होते हैं। द ब्रशेस आर कार्बन ब्रशेस एंड वन एंड ऑफ ईच ब्रश कनेक्ट्स टू द रिंग एंड अदर कनेक्ट्स टू द सर्किट। जो ब्रशेस होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन ब्रशेस होते हैं और इनका जो एक एंड है वो सर्किट से कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो है वो रिंग से कनेक्टेड होता है। द रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है वो रोटेट करती है एन एक्सिस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। देयर इज आल्सो अ शाफ्ट व्हिच रोटेट्स रैपिडली। और जो हमारी शाफ्ट होती है वो रैपिडली रोटेट करती है। Working principle क्या है जी? According to Faraday's law of electromagnetic induction, whenever conductors move in a magnetic field, EMF gets induced across the conductor. If the closed path is provided to the conductor, induced EMF causes current to flow in the circuit. तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल एसी जनरेटर का वो क्या है कि जब भी हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर तो हमारे पास क्लोज पाथ है तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या करेगा? करंट को कॉज करेगा जो कि सर्किट से पास ऑन करेगा। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है एसी जनरेटर का। यहाँ पे ब्रशेस हैं, स्लिप रिंग्स हैं, आर्मेचर है, मैग्नेट है और गैल्वेनोमीटर। अब ये यहाँ पे क्या है? हमारे पास क्लोज्ड सर्किट है। Question number 15.11. What do you understand by the term mutual induction? Mutual induction. The phenomenon of production of induced current in one coil due to the change of current in neighboring coil is called mutual induction. ऐसा phenomenon of production जिससे हमारे पास जो एक कॉइल के ऊपर जो है वो करंट इंड्यूस्ड हो, वो उसकी वजह क्या होगी? जो हमारा नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर जो है वो करंट चेंज हो रहा है। और the phenomenon in which the changing current in one coil induces EMF in the neighboring coil is known as mutual induction। या अगर हमारे जो चेंजिंग करंट अगर हम कर रहे हैं कॉइल के अंदर, वो चेंजिंग ऑफ करंट जो है वो दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करे तो ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस फिनोमेनन को आप क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ क्वेश्चन 15.12 है जी। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? एक्सप्लेन द वर्किंग of transformer in connection with mutual induction. A transformer is a device that transfers electrical energy from one alternating current circuit to one or more other circuits, either increasing or reducing the voltage. ट्रांसफार्मर क्या है जी? ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से दो या दो से ज़्यादा सर्किट्स के ऊपर ट्रांसफ़र करती है, वो क्या है? ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे क्या होता है? या तो हमारा वोल्टेज जब इंक्रीज हो जाता है ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेपिंग अप, या हमारा वोल्टेज जब वो रिड्यूस हो जाता है उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेपिंग डाउन ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन. Mutual induction is defined as a property of coil that enable it to oppose a change in the current in another coil. जो mutual induction है वो property of coil है जो कि उसको enable करती है कि वो oppose करे to the change in the current in another coil. With a change in the current of one coil, the flow changes to thus inducing EMF in the other coil. जब किसी एक coil के अंदर current जो है वो change होता है तो हमारे पास जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी? व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा मैग्नेटिक कॉइल यानी कि प्राइमरी कॉइल अगर एसी करंट वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच है तो जब करंट को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो चेंज होंगी, विच इज कैरिड थ्रू द कोर टू सेकेंडरी कॉइल। और जो वहाँ से होते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ रीच करेंगे।
In secondary coil, the changing field induces a varying electromotive force EMF. This effect is called mutual induction. और जब वो varying magnetic field secondary coil के अंदर एंटर होंगे तो हमारे पास EMF induced होगा और इस इफेक्ट को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे अब क्या है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी से हमने करंट को जब चेंज किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई और जब ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल की तरफ रेज किया तो हमारे पास ईएमएफ भी इंड्यूस हो गई ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन 15.13, the voltage chosen for the transmission of electrical power over a large distance is many times greater than the voltage of domestic supply. State two reasons why electrical power is transmitted at high voltage. Yes, the voltage chosen for the transmission of electrical power over large distance is many times greater than the voltage of the domestic supply. जो वोल्टेज हम पहुंचा रहे होते हैं एट लार्ज डिस्टेंसेस वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर के जो हमारे वोल्टेज घरों में आ रहा होता है। रीज़न क्या है जी? द प्राइमरी रीज़न दैट पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। जो हमारी पावर ट्रांसमिशन होती है वो हाई वोल्टेज में इसलिए होता है ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सके और हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो। As electricity is transmitted over long distances, there are inherent energy losses along the way. जब इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रैवल करती है तो वहाँ पे बहुत से एनर्जी लॉसेस होते हैं जो कि अक्सर होते हैं along the way. High voltage transmission minimizes the amount of power loss as electricity flows from one location to the next. और जो हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उससे क्या होते हैं, ऐसे लॉसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल करती है। द हायर द वोल्टेज द लोअर द करंट। जितना हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना करंट जो है वो कम होगा। लेसर द करंट लेसर विल बी द पावर लॉस। और जितना कम करंट होगा उतनी ही हमारे पास पावर कम लॉस होगी। There is also an economic benefit associated with high voltage transmission. The lower the current that accompanies higher voltage transmission reduces resistance in the conductor as electricity flows along the cable. This means that thin, lightweight wires can be used in long distance transmission. हम जो long distance transmission के लिए जो हम छोटी बारीक wires भी use कर सकते हैं। As a result, transmission tower do not need to be energized to support the weight of heavier wire that would be associated with the high current. इससे क्या होगा, जो हमारा जो टावर है उसको हैवी वायर को सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा जिसमें से हाई करंट पास हो। These considerations make high voltage transmission over long distances as economical solution. Now question 15.14, why is the voltage used for domestic supply much lower than the voltage at which power is transmitted? जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई का वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द वोल्टेज एट विच पावर इज ट्रांसमिटेड। उसकी रीजन क्या है? The voltage used for domestic supply is much lower than the voltage at which power is transmitted because almost all of the domestic apparatus are made of for low voltage because many apparatus are made of material which on high voltage get destroyed. जो हमारे डोमेस्टिक apparatus होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं कि अगर हम उन्हें हाई वोल्टेज देंगे तो वो क्या होंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक वोल्टेज है वो voltage at which power is transmitted उससे कम होता है। And the reason is the security purpose that the voltage will be so much high, people will get shocked even if he doesn't even touch it. और अगर हमारा जो वोल्टेज है वो हाई होगा तो पीपल को जो है वो शॉक लग सकता है अगर वो उसे टच ना करें, लेकिन ड्यू टू हाई वोल्टेज उन्हें करंट लग सकता है। Since the power is proportional to the square of current and we need less power loss during the transmission and distribution of power, hence we operate at high voltage and low current during transmission of power. जैसा कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट और हमें लेस पावर चाहिए होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, hence we operate at high voltage. तो हमें लेस पावर लॉस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर की ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज पे करते हैं और लो करंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जितना हमारे पास करंट कम होगा उतने जो हमारे पावर लॉस है वो कम होगा। Now that's all about review questions of chapter number 15 electromagnetism. Thanks for watching.
Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in future. Inshallah, in our next video we'll discuss chapter number 15, electromagnetism conceptual questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.